आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को नव संवत्सर विक्रमी संवत 2082 तथा शक संवत 1947 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा भगवान और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नव संवत्सर के संबंध में एक संक्रांति का और एक आय व्यय का विवरण लेकर के और जो मंत्रि परिषद है उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। और उस पर मैं चर्चा करने से पूर्व मैं आपको एक दो बातें याद दिलाना चाहता हूँ। एक, मैंने आप लोगों से अपने समस्त जो राशिफल के वीडियो हैं उनमें लगभग ये बोला है कि मैं शनि की साढ़े साती और ढैया के संबंध में जो भी आपके प्रश्न वगैरह हैं उसके संबंध में एक वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जो कि 1 या 2 तारीख को संभवतः आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा यह है कि को मैं यहाँ पर मेषादि राशियों का राशिफल के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं उसका एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं, जिससे कि मेरा भी उत्साहवर्धन हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं संवत्सर फल का क्रम। तो जो नव संवत्सर प्रारंभ होता है ये वर्तमान जो है विक्रमी संवत 2082 और शक संवत 1947 है। नाम इसका सिद्धार्थी है, जो कि आज 30 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि आज चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। हिंदुओं का जो नव वर्ष है हमारा, ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। अब हम आते हैं कि इस बार की जो मंत्रि परिषद है या जो कैबिनेट पूरा बनी है 7 ग्रहों की, क्योंकि राहु केतु को इसमें लेते नहीं है, तो 7 ग्रहों के ही पास ये विभाग होते हैं। तो वर्तमान के जो राजा हैं वो सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो सूर्य होने की वजह से और सस्येश बुध हैं, धान्येश चंद्रमा हैं। इसी प्रकार से आप क्रम से देख सकते हैं, मेघेश सूर्य, रसेश शुक्र, निरसेश बुध, फलेश शनि, धनेश भौम और दुर्गेश शनि। तो इसमें क्या है कि कुल मिलाकर के जो अधिकांश विभाग हैं वो थोड़े क्रूर ग्रहों के पास है। क्रूर ग्रहों के पास अधिक होने की वजह से तो इसके थोड़े मिले जुले फल होंगे। सूर्य राजा होने की वजह से एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि देशों के मध्य थोड़े से विवाद की स्थिति, और जिसमें कि एक दूसरे के युद्ध जैसी स्थिति या युद्ध भी होने की संभावना है कि एक युद्ध अभी जो चल रहे हैं वर्तमान युद्ध, ये चले भी रह सकते हैं। अगर बंद भी हों तो कहीं दूसरे युद्ध भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि ये राजाओं के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न करता है। दूसरा, खंड वृष्टि जिसको हम कहते हैं कि कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होगी, कहीं बहुत कम होगी, दुर्भिक्ष की स्थिति हो सकती है, भूकंप, बाढ़, आगजनी, चौर भय, कुल मिला ये स्थिति हो सकती है। और इसके अतिरिक्त ये भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सरकार का जनता पर बहुत ज़्यादा दबाव, महंगाई, टैक्सेशन, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस सरकार का रहने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं आपका संक्रांति का। देखिए, संक्रांति के फल को जानने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि राशि का तो आपको ज्ञान होगा ही। तो संक्रांति का जो विषुवत संक्रांति आपके शरीर के किस भाग से गुजर रही है, किस भाग पर इसका प्रभाव है, ये जानने से पहले आप ये जान लें कि आपका नक्षत्र क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। इस टेबल पर मैंने लिखा है शरीर के अंग जहाँ है उसके नीचे मैंने लिखा है कि संक्रांति आपकी शरीर के किस भाग में है। ठीक है, आपकी कौन सी संक्रांति गई है। दूसरा मैंने लिखा है जन्म नक्षत्र, यानी आपका जन्म का नक्षत्र कौन सा है। तीसरा फल है, फिर चौथा नामाक्षर। अब आपको अगर अपना जन्म नक्षत्र पता है तो आपको कहीं नामाक्षर को देखने की आवश्यकता नहीं है। नामाक्षर केवल उन्हीं लोगों के लिए मैंने लिखे हैं जिन लोगों को अपना जन्म नक्षत्र पता नहीं है। तो वो क्या करेंगे कि इसी नामाक्षर वाला जो कॉलम है, इस कॉलम से एक उसको अक्षर को चुन करके अपने नाम को देख करके वो तय कर सकते हैं कि उनकी संक्रांति कौन से भाग पर है। तो शीर्ष संक्रांति से शुरू करते हैं। शीर्ष संक्रांति किन किन नक्षत्र के लोगों को है। आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त,
चित्रा, स्वाति। तो ये जो नक्षत्र वाले लोग हैं इनके शीर्ष संक्रांति है और इसका जो फल है वो भूमि लाभ है, ये अच्छी स्थिति है। दूसरी आई मुख संक्रांति। तो मुख संक्रांति किन किन नक्षत्र के लोगों को है? आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, यानी 3 नक्षत्र। और इसका क्या है लाभ? इसका जो फल है वो है ज्ञानार्जन, ये भी अच्छी स्थिति है। हृदय संक्रांति किन लोगों को गई है? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। इसका क्या फल है? धन लाभ, ये भी अच्छी स्थिति है। दायां हाथ पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये जो 3 नक्षत्र हैं इन नक्षत्र वालों को दाएं हाथ संक्रांति है और ये मंगलकारी की स्थिति है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। बाएं हाथ किन किन लोगों को है? जिनका नक्षत्र श्रवण है, धनिष्ठा है, शतभिषा है और ये धन हानि, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके लॉसेज को दिखाता है, यानी व्यय, अनावश्यक व्यय भी आप कह सकते हैं। दायां पैर किन किन को है? मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और इसका क्या है? भ्रमण, इनकी यात्राएं बहुत होने की संभावना है। अब आया बायां पैर, यानी कि और जिसके बारे में थोड़े से लोग चिंतित भी रहते हैं बाएं पैर के लिए। तो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, 3 नक्षत्र के लोगों को बाएं पैर संक्रांति है और इसका जो रिजल्ट है वो है कष्ट। अब आपको अगर जन्म नक्षत्र पता नहीं है तो आप इसी सारणी में से देख सकते हैं और उसके उपरांत अपना नक्षत्र जानने के बाद संक्रांति का पता कर सकते हैं। अब दूसरा मैं आपको बताऊं, जिन भी लोगों को बाएं पैर या वाम पाद में संक्रांति है वो लोग जो भी आपके उपाय हैं, जो भी आपके गुरुजी हैं, उन गुरुजी को दान जप जो कुछ भी आप कराना चाहें वो आप करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका संबंध चंद्रमा से होता है, तो चंद्रमा की चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं, जैसे सफ़ेद चीज़, चावल, चांदी, सफ़ेद वस्त्र आदि का। और इसके साथ आप राशिफल को भी इसमें कंसीडर ज़रूर करिएगा, केवल वाम पाद से ही काम नहीं चलेगा। अब हम आते हैं आपके आय व्यय वाले पोर्शन पे। तो ये जो आय व्यय का मैंने चक्र शुरू कर रखा है, इसमें हम राशि, अब एक सीध में राशियाँ जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। आय जैसे लिखा है, आय वाले कॉलम में आय है, व्यय वाले कॉलम में व्यय है और नीचे है शेष। अब ये शेष कैसे आया है ये हम आपको अभी बताते हैं। तो मेष राशि जैसे 2 आय 14 व्यय है, ऐसे ही वृष का क्या है 11 आय 5 व्यय, मिथुन का 14 आय 2 व्यय, कर्क का 8 आय 2 व्यय, सिंह का 11 आय 11 व्यय, कन्या का 14 आय 2 व्यय। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेष राशि वालों के 2 आय और 14 व्यय है, इसका मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसका एक मेथड है, जो ये शेष 7 आया है, ये शेष 7 कैसे आया है ये भी मैं आपको अभी उदाहरण दे करके समझा दूंगा। तो सबसे पहले आप अपने मन से, मस्तिष्क से इस बात को हटा दीजिए कि इसमें आय और व्यय का ये मतलब है कि इतना कमाना और इतना खर्च है, इसका रिजल्ट अलग तरीके से आएगा। अब हम आते हैं कि उदाहरण ये कैसे हमने बताया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने आपको उदाहरण से समझाया। जैसे मेष राशि का मैंने आपको बताया कि 2 आय है, ठीक है, सॉरी, ये 2 आय है और 14 व्यय है, ठीक है। तो अब आप इसका पता कैसे लगाएंगे? हमने क्या किया, 2 और 14 को जोड़ करके कितना आया 16, ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया, 16 आया, 16 में से हमने 1 घटा दिया, 15 आ गया। तो 15 में हमने 8 से भागा दे दिया, तो फिर कितना आया, 8 का भागा 1 बार गया, बचा शेष 7, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने आय को और व्यय को जोड़ देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे और जितना आएगा उसको 8 से भाग आप दे देंगे। तो अब क्या होगा, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो शेष आएगा उसके आधार पर आप इसका रिजल्ट या जो परिणाम है उसको आप तय करेंगे। यदि 1 बचेगा तो इस साल आपकी आय और व्यय कम होता है, ठीक है, आय भी कम है, व्यय भी कम है, यानी कुल मिला के धन संचय हो जाएगा। यदि 2 बचेगा तो आय और व्यय बराबर होगा, जितना आएगा उतना चले जाएगा। 3 होने में क्या होता है कि आय कम व्यय अधिक होता है और इससे थोड़ा सा मन आपका चिंतित हो सकता है। 4 बचेगा तो इसका मतलब ये है
कि आपके जो आमदनी के हैं या आय के जो हैं नए रास्ते खुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा शरीर में कष्ट और रोगों पर भी व्यय हो जाता है। 5 अगर बचे तो इसका मतलब आमदनी कम होती है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट यह है कि आपके जो खर्च हैं उसी के अनुपात में सिमट जाएंगे। यदि 6 बचे तो आमदनी नहीं के बराबर रहती है। और होता क्या है, फिर आपको जब आमदनी कम बहुत हो जाएगी तो फिर आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। और यदि 7 बचे तो आपको सडनली गेन हो सकते हैं, अचानक से कहीं से, और अनियोजित जो आपने प्लान नहीं कर सके थे उन रास्तों से भी आपको धन लाभ हो सकता है। यदि 8 बच नहीं सकता है, 0 बचे, तो आमदनी अच्छी होने के उत्साह में अनियोजित व्यय भी हो जाता है, यानी कि आप अति उत्साह में वो खर्चा भी आपका हो जाएगा, यानी कि आमदनी अच्छी हुई और उसमें आप अनियोजित तरीके से व्यय भी हो जाएगा। तो अब हमारा ये आय व्यय का क्रम हो गया। इसी प्रकार से आप अपना आय व्यय भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप राशिफल को देखने के लिए इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप देख लीजिए। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।